Hello dear student, today we will be discussing about field lines, their properties and continuous charge distribution. Okay, बेटा तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में फील्ड लाइंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बेटा फील्ड लाइंस क्या होती है, वी शुड नो अबाउट द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या बेटा, दीज आर द इमेजिनरी लाइन इन द जोन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मे बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव, which justify the effects of a charge in that zone, either there is a electric field or not. So we can define these are imaginary line, these are imaginary line which represents the effect of charge in terms of their field, that is known as electric field. तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ जाननी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, साथ में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पहला जो प्रॉपर्टी आपको बताना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज से लेके शुरुआत होती है और नेगेटिव चार्ज में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सपोज ये अभी आपके पास नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से कहाँ ख़त्म होंगी बेटा, ये पता नहीं कहाँ ख़त्म होंगी। तो अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे ख़त्म होंगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट से आती हैं और नेगेटिव में ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए ये ऐसे होगा। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और अगर सपोज आपके पास दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ यू हैव बोथ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड इन नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का मीनिंग क्या है, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस पॉइंट पे आपने पी पे टेंजेंट ड्रा किया तो ये है इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ड्रा किया तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की है। तो बेसिकली टेंजेंट शो क्या करती हैं, व्हाट डज दिस टेंजेंट्स रिप्रेजेंट्स। इनका मीनिंग है बेटा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सपोज पी एंड क्यू, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है पी और क्यू पे, पी पे आपने टेंजेंट ड्रा किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। क्यू पे आपने बनाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है, दीज फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीनिंग क्या है, अगर आप कहो कि ये और ये ऐसा पॉसिबल है क्या, दो लाइन से लाइन 1 है और लाइन 2 है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये फील्ड लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो बेटा ऐसा कभी नहीं होता। रीज़न क्या है, इफ एक ही पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा बेटा, सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे अगर आप इस कर्व को टेंजेंट लेके बनाते हो तो ये हो जाएगा, और इस पॉइंट पे इस कर्व को टेंजेंट बनाते हो एक टेंजेंट ये हो जाएगी। तो मतलब एक ही पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिल गई। दो टेंजेंट मिलने का मीनिंग क्या है, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन है, एक इधर है एक इधर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। प्रॉपर्टी क्या है, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिक। मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिक होगी, वो आपको एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। बट यहाँ पे क्या हो रहा, अगर लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिल जा रही है, एक इधर एक इधर, तो दो डायरेक्शन हो रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आते हैं बेटा, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कंजर्वेटिव नेचर क्या है कि कोई भी फील्ड लाइंस, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर शो करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, उसको देख लो बेटा। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे यहाँ पे देखो, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो जैसे कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव स्टार्ट होकर नेगेटिव में एंड होती है। एरो बताता है डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही, सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, कहीं पे आपको क्लोज्ड लूप बन रहा है क्या? क्लोज्ड लूप बनने का मीनिंग क्या है कि आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आ जाओ। जैसे ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आप बन गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे गया बट वापस इधर नहीं आया। अगर आया इधर से गया ज़रूर है बट यहाँ से जाने के बाद नेगेटिव से इसमें आया नहीं, तो क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा। क्लोज्ड लूप ना बनने का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है, अगर आप मैकेनिक्स में देखोगे पढ़ोगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो दोज फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट। मीनिंग क्या है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट अगर आप फ्रिक्शन की बात करोगे जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें आप देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट होती है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव और उसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो इंडिपेंडेंट टू पाथ होगा। दैट्स वाई दीज लाइंस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये लाइंस आपकी नेचर में कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये पॉजिटिव लाइंस है, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही। तो मैंने सेम एरिया ये जो मैंने लिया A1 A2 एंड A3, अगर मैं बोलूँ देन A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, मेरे सेंस में A1 A2 और A3 इक्वल है। तो आप देखोगे सेम एरिया में यहाँ पे कितनी लाइंस आ रही, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आ रही 2 लाइंस, यहाँ पे कितनी आ रही 1 लाइंस। तो अगर आप देखोगे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। तो जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिकली वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हायर द डेंसिटी हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, लोअर द डेंसिटी लोअर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक बेटा प्रॉपर्टी है कि जितना डेंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ओरिजिनेशन एंड एंडिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव में ख़त्म होना, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा, दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट करेंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को गलत साबित करता है। तो ये भी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी की बात करें तो दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप न बनाने से क्या हुआ, वो कंजर्वेटिव नेचर हो गया। कंजर्वेटिव नेचर होने का मीनिंग क्या हुआ, वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा जैसे कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। एक तो मैंने टेंजेंट बता ही दिया था, इस टाइप से हमने 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। ये पाँचों प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाँचों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज़ अ टेस्ट चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसे KQ/R² आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट यहाँ पे हमको पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज। अगर आप एक पॉइंट को लेके और उसको मिला दो, नंबर ऑफ पॉइंट्स एक जो भी पॉइंट्स थे उनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉइंट नहीं रह जाएगा, वो एक कंटिन्यूअस इस टाइप का मैटर बन जाएगा। तो इस टाइप के मैटर में चार्ज कैसा होगा उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चार्ज। जब पॉइंट चार्ज कंबाइंड हो जाएंगे
तो कंटिन्यूस चार्ज बन जाएगा। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उसके बेस पे जैसे आपको गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो उसके पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कंटिन्यूस चार्ज क्या है, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है, अब इसको हम किस किस ज्योमेट्री में या किस किस प्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने इसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया बेटा। फर्स्ट वन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक लाइन या एक वायर के लॉन्ग जिसकी लेंथ के कंपैरिजन में अदर डायमेंशंस बहुत कम है, लेंथ के कंपैरिजन में अदर डायमेंशंस बहुत कम है, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो विड्थ हो, तो उस केस में हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस जो है आपका उस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो सरफेस एरिया है उसके रिस्पेक्ट में उसकी थिकनेस या उसकी विड्थ या उसकी हाइट बहुत कम हो, तो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशंस सिग्निफिकेंट है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट। ठीक है, लेंथ विड्थ बेसिकली एरिया को डिपेंड कर देगा, अब हाइट उसकी थिकनेस को। ठीक है, तो अगर वो तीनों सिग्निफिकेंट है तो उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, सपोज ये वायर है। ठीक है, इस वायर को अगर आप देखोगे तो ये बहुत पतला वायर है, बहुत पतला होने का मीनिंग क्या है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है बट इसकी अदर डायमेंशंस जैसे डायामीटर, रेडियस वगैरह बहुत स्मॉल है। तो इस केस में जो आप चार्ज सपोज आप इसमें चार्ज क्यू दिए हैं और इसकी लेंथ सपोज एल है, तो इस केस में जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करोगे बेटा, तो लेमडा विल बी नथिंग बट लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज कितना है क्यू, लेंथ कितनी एल, तो लेमडा का फार्मूला क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एल। इसके बेस पे बेटा हम अभी जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या बेटा, इसको आप पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू आपको मैंने दिया था। ठीक है, तो ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, जैसे मैंने बताया जो सरफेस की डायमेंशन है, जैसे सपोज ये हैंड है, इसकी थिकनेस अगर ये बहुत कम हो जाए, ये थिकनेस बहुत कम हो जाए, तो इस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका सरफेस है बेटा, ठीक है, इसकी थिकनेस, ये वाली थिकनेस जो है ये जो है वेरी स्मॉल है, तो इस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अगर इसमें आपने टोटल चार्ज क्यू दिया तो उस केस में जैसे हमने इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज, वही फार्मूला लाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया, इसके पहले क्या था, लेंथ था, क्योंकि हम इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज जैसे आपने क्यू दिया तो एरिया हो जाएगा ये ए, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट है, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक क्या है बेटा, जैसे बताया था, कोई सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या था, प्लेनर ऑब्जेक्ट था, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन दो ही प्लेन में लाई कर रही थी, एक ही प्लेन में था, सॉरी, एक्स एंड वाई, या दो कोऑर्डिनेट में थे एक्स और वाई। अब इसकी जो डायमेंशंस थी ये केवल एक लाइन के लॉन्ग लाई कर रही थी, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड, इसलिए इसमें लीनियर आया। इसका जो डायमेंशंस थी दो कोऑर्डिनेट या वन प्लेन में लाई कर रहा था, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इसलिए इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी आया। ठीक है बेटा, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तीनों प्लेन में लाई करेंगे,
ठीक है, तीनों प्लेन में लाई करेंगे या तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड तीनों में जाएंगे, तब उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सपोज ये कोई सॉलिड है, आपने क्यूबॉइड ले लिया या कुछ भी आपने, ठीक है, ये आपने क्यूबॉइड लिया, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो सभी सिग्निफिकेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो इसकी लेंथ विड्थ के कंपैरिजन में कम है या विड्थ लेंथ के कंपैरिजन में कम है या हाइट लेंथ के कंपैरिजन में कम है। इस टाइप से कोई आप रिलेशन या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको जब आप डिफाइन करोगे, हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज, वही कॉन्सेप्ट वही फार्मूला बेटा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज टोटल चार्ज आज इसमें क्यू दिया तो हो जाएगा क्यू अपॉन वी। इसका वॉल्यूम, सपोज इसका एरिया ए था, इसका वॉल्यूम बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसकी अगर आप यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कूलम पर मीटर। इसकी निकालोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी निकालोगे कूलम पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली अगर आप जो देख रहे हो, जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड है किसके ऊपर, जो आपने उसकी डायमेंशंस ली हैं, लेंथ ली है, विड्थ ली है, हाइट ली है, या तीनों एक साथ लिए हैं। तो वॉल्यूम या सरफेस एरिया या लेंथ आपको लेना है, उसके बेस पे ये यूनिट भी इसमें रिप्रेजेंट हुई। तो बेटा ये था ऑल अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बेस पे हम 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बेटा इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है कि गॉस लॉ में जब आप गॉस लॉ पढ़ोगे, साथ में उसके एप्लीकेशंस पढ़ोगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले। ठीक है, तो इनको आपको ढंग से पढ़ना और इन चीज़ों को रिमेंबर रखनी। ठीक है, तो ये बेटा इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद इस चैप्टर में डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बहुत कुछ पढ़ना है। वो चैप्टर बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय।